बरसात का मौसम था। आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे। सुबह से ही लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। रामपुर गांव की कच्ची सड़कें पानी से लबालब भर चुकी थी। गलियों में कीचड़ फैल गया था और जगह जगह पानी जमा हो गया था। तेज हवाओं के साथ बरसती बारिश ने लोगों की दिनचर्या पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दी थी। उसी गांव एक कोने में छोटी सी घास फूस की एक झोपड़ी में एक बुजुर्ग दंपति बलराम और सावित्री उदास बैठे बारिश के थमने का इंतजार कर रहे थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। बुढ़ापे में वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। बलराम अपने और अपनी पत्नी सावित्री का पेट पालने के लिए गांव के चौक पर पिछले कई वर्षों से पाव भाजी का ठेला लगाया करता था। उनकी पाव भाजी इतनी स्वादिष्ट थी कि दूर दूर से लोग उसे खाने आया करते थे और उसकी बहुत तारीफ करते थे। अरे वाह बलराम भाई, आज तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट पाव भाजी बनाई है। मक्खन भी तुम जैसे भर भर कर डालते हो, ऐसा स्वाद कहीं और कहाँ मिलता है। अरे वाह बलराम काका, बढ़ती उम्र के साथ आपकी पाव भाजी का स्वाद भी बढ़ता ही जा रहा है। बहुत समय बाद आपकी पाव भाजी खाने का मौका मिला है। वही पुराना लाजवाब स्वाद। वाह चाचा, मजा ही आ गया। बस आप इसी तरह स्वस्थ रहें और हमें अपनी स्वादिष्ट पाव भाजी खिलाते रहें। अरे भाई, ये तो आप लोगों की दया और प्यार है कि इतने लंबे समय के बाद भी आप मेरे ठेले की पाव भाजी पसंद करते हैं। वरना आजकल तो लोग सब कुछ ऑनलाइन ही मंगवा लेते हैं। अरे चाचा, ये सब काम आज की नई पीढ़ी करती है। हम तो पुराने जमाने के लोग हैं। हमें तो बस आपके हाथों की बनी पाव भाजी ही पसंद आती है। इसके स्वाद की बात ही कुछ और है। इसी ठेले की कमाई से बलराम और सावित्री का घर चलता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण बलराम अपना ठेला नहीं लगा पा रहा था। इससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई थी। सुनिए जी, अब कल क्या करेंगे? जो थोड़ा बहुत राशन बचा था वो भी खत्म हो गया है। अगर कल परसों तक कोई इंतज़ाम नहीं हुआ तो हमारे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। आपको जल्द से जल्द कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना होगा। अरे सावित्री, तुम देख तो रही हो कि कितनी जोरों की बारिश हो रही है। अब तुम ही बताओ, इस बारिश में मैं कहाँ ठेला लगाऊं? अगर निकल भी जाऊं तो कहाँ जाऊं? हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम इस तरह भूखे भी तो नहीं रह सकते। जीने के लिए कुछ ना कुछ खाना तो पड़ेगा ही। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कहती हो। मैं सोच रहा हूँ कि कल से गांव के बीच वाले बरगद के पेड़ के नीचे अपना ठेला लगा दूं। वैसे तो इस बारिश में ज़्यादा ग्राहकों के आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर 2-4 ग्राहक भी आ गए तो 2-3 दिन के गुजारे लायक पैसे निकल आएंगे। उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करना है। अगली सुबह बारिश कुछ कम हुई। बलराम छाता लेकर सब्जी खरीदने निकल पड़े। इस तेज बारिश में भी कुछ लोगों ने अपनी सब्जियों की दुकानें लगा रखी थी। आखिर एक गरीब इंसान कब तक घर बैठकर खा सकता है? बलराम ने जल्दी जल्दी सब्जियां खरीदी और घर लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने भाजी तैयार की। कुछ ही देर बाद वे अपना पाव भाजी का ठेला लेकर निकल पड़े। हालांकि अभी भी तेज बारिश हो रही थी, लेकिन पाव भाजी बेचने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। गांव के बीचों बीच बरगद के पेड़ के नीचे उन्होंने अपना पाव भाजी का ठेला लगा दिया और फिर गर्मा गर्म भाजी बनाने लगा, जिसकी खुशबू चारों ओर फैल गई। लेकिन तेज बारिश के कारण कोई भी अपने घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं था। ऐसे में भला बलराम की पाव भाजी कौन खरीदता? फिर भी बलराम ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो लगातार ग्राहकों को आवाज लगाते रहा। आइए आइए, इस कड़कती बारिश में गर्मा गर्म पाव भाजी खाइए। एक बार खाएंगे तो बार बार मांगेंगे। वो लगातार ग्राहकों को आवाज लगाते रहा।
बलराम के काफी देर तक आवाज लगाने के बावजूद भी कोई उनकी दुकान के पास नहीं आया। तभी दूर से छाता लिए हुए उनके मित्र रामू काका आते दिखाई दिए। वे बलराम के पास आए और बोले, अरे बलराम भाई, तुमने इतनी बारिश में अपना पाव भाजी का ठेला क्यों लगा लिया? अभी कुछ दिन तुम्हें रुक जाना चाहिए था। अरे इस गरजती बारिश में कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा है और तुमने अपना ठेला खोल रखा है। क्या करें रामू भाई, हर किसी के पास पुश्तैनी संपत्ति तो नहीं होती कि घर बैठकर आराम से खा सके। हम लोग तो दिहाड़ी मजदूरों जैसे हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। हमारी किस्मत में आराम से बैठकर खाना कहाँ लिखा है रामू भाई? हाँ भाई, तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। इसीलिए तो कहा जाता है कि कमाई के समय कुछ बचत कर लेनी चाहिए ताकि मुसीबत के समय काम आए। अरे रामू भाई, यह सब कहना आसान होता है। हम लोगों की दिन भर की कमाई ही कितनी होती है? उतनी कमाई में अगर 2 जून की रोटी मिल जाए तो वही अपना अच्छा नसीब समझो। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। खैर, अब मैं चलता हूँ, नहीं तो बारिश और भी तेज हो जाएगी। इतना कहकर रामू काका वहां से चले गए। उनके जाने के बाद बलराम फिर से ग्राहकों को आवाज लगाने लगे। आइए आइए, इस कड़कती बारिश में गर्मा गर्म पाव भाजी खाइए। एक बार खाएंगे तो बार बार मांगेंगे। लेकिन काफी देर तक आवाज लगाने के बावजूद भी कोई ग्राहक नहीं आया। आखिरकार थक हारकर बलराम ने अपना माथा पकड़ लिया। तभी कुछ देर बाद एक आदमी बारिश में भीगता हुआ उनके ठेले के पास आया और बोला, अरे काका, इस गरजती बारिश में क्या बेच रहे हो? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है आपके ठेले से। पाव भाजी बेच रहा हूँ साहब जी। अगर आप कहें तो 1 प्लेट लगा दूँ। आज इस बारिश में एक भी प्लेट नहीं बिकी है। आप मेरे पहले ग्राहक हैं। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। भूख तो बहुत लगी है पर देने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं है। माफ़ कीजिए, मैं आपका पहला ग्राहक नहीं बन सकता। ये सुनकर बलराम का चेहरा उतर गया। फिर भी उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, कोई बात नहीं साहब जी, आप मुफ्त में ही खा लीजिए। मेरे पिताजी कहा करते थे कि किसी भूखे व्यक्ति को कभी लौटाना नहीं चाहिए। आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मैं यही समझूंगा कि आप ही मेरे आज के पहले ग्राहक हैं। इसके बाद बलराम उस ग्राहक को पाव भाजी देते हैं। काका, अगर 1 प्लेट और मिल जाए तो। मैं कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खा पाया हूँ। इस बारिश में ये गर्मा गर्म पाव भाजी, आह क्या स्वाद है। अगर 1 प्लेट और मिल जाती तो आपका बहुत एहसान होता। अरे क्यों नहीं भाई, अब इतनी रात गए कोई ग्राहक आने से रहा। जब ग्राहक ही नहीं आएंगे तो पाव भाजी वैसे भी खराब हो जाएगी। उससे अच्छा है कि कोई भरपेट खा ही ले। अब जाकर जान में जान आई, नहीं तो लग रहा था कि कहीं भूख से चक्कर खाकर गिर ही जाऊंगा। वैसे साहब जी, अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछिए, इसमें डरने की क्या बात है? आप तो शहर के आदमी लगते हैं, इस गांव में क्या कर रहे हैं? बस काका इतना समझ लीजिए कि किस्मत मुझे इस गांव तक ले आई है। अब तो कल सुबह ही यहाँ से निकलना होगा। क्या इस गांव में किसी को जानते हैं? रात कहाँ रुकेंगे? नहीं, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। सोच रहा हूँ कि किसी से मदद मांग लूँ। अगर आपको बुरा न लगे तो आज की रात आप हमारी झोपड़ी में गुजार सकते हैं। सच में काका? अगर ऐसा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद बलराम अपना ठेला लेकर घर की ओर चल पड़े और वो आदमी भी उनके पीछे पीछे चल दिया। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंचे। अरे सावित्री, जरा देखो तो कौन आया है। सावित्री रसोई से बाहर आई और बोली, क्या हुआ जी? इतनी जोर से क्यों बुला रहे हैं? ये साहब जी शहर से आए हैं। आज रात इस गांव में रुकना चाहते हैं, इसीलिए मैंने इन्हें अपने घर रुकने का निमंत्रण दे दिया है। तुम्हें कोई समस्या तो नहीं है ना? नहीं जी,
अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। उस रात वह आदमी उन्हीं के झोपड़ी में सो गया। इसके कुछ देर बाद वो दोनों भी सो गए। सुबह होने पर बारिश पूरी तरह रुक चुकी थी। इसके बाद वह मुसाफिर उठा और उसने हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हुए कहा, आप लोगों का ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इस गरजती बारिश में आपने एक अजनबी व्यक्ति को अपने घर में जगह दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बेटा, इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है? तुम इतनी रात गए इस गांव में कहाँ भटकते फिरते, इसीलिए हमने तुम्हें अपने घर में पनाह दे दी। जी, आपके इस विश्वास और अपनापन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ, वरना बहुत देर हो जाएगी। इतना कहकर वह मुसाफिर वहां से चला गया। उस दिन के बाद से बारिश भी थम गई। बलराम अपनी पत्नी से कहता है, सावित्री, देखो आज बाहर मौसम कितना साफ है। अब तो बारिश की कोई आशंका भी नहीं लग रही। अब हमें अपने भोजन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जी तोड़ मेहनत करूंगा ताकि अगली बरसात आने से पहले कुछ पैसे बचा सकें। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस बार हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने कुछ भी बचत नहीं की, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। इस बार हम जरूर कुछ पैसे बचा कर रखेंगे ताकि मुश्किल समय में काम आ सकें। हाँ हाँ बिल्कुल। अब मैं जल्दी जल्दी पाव भाजी तैयार कर लेता हूँ और अपना ठेला लेकर गांव के चौक के लिए निकलता हूँ। इसके बाद बलराम पाव भाजी तैयार करने में लग जाता है। कुछ ही देर में उन्होंने गर्मा गर्म भाजी तैयार कर ली और फिर अपना ठेला लेकर गांव के चौक की ओर निकल पड़े। उन्होंने गांव के चौक पर अपना ठेला लगाया और पाव भाजी बेचना शुरू कर दिया। आइए आइए, गर्मा गर्म मक्खन वाली पाव भाजी तैयार है। एक बार खाएंगे, स्वाद कभी नहीं भूलेंगे। देखते ही देखते उनके पाव भाजी ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। दूर दूर से लोग उनकी स्वादिष्ट पाव भाजी खाने के लिए आने लगे। अरे चाचा, आज बारिश रुकने के बाद आखिरकार आपने ठेला लगा ही लिया। वैसे काफी लंबा इंतजार करवाया आपने। अरे भाई, मैंने तो बारिश में भी दुकान लगाई थी, लेकिन तुम ही लोग नहीं आ रहे थे, वरना हम तो 24 घंटे सेवा के लिए तैयार रहते हैं। अरे चाचा, आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। अब आप ही बताइए, भला कोई गरजती बारिश में पाव भाजी खाने आएगा? लोग तो अपने घरों से बाहर तक नहीं निकल रहे थे और आप पाव भाजी की बात कर रहे हैं। खैर, ये सब छोड़िए, आज एक प्लेट बढ़िया सी खूब मक्खन मारकर पाव भाजी लगा दीजिए। इसके बाद बलराम उस ग्राहक को पाव भाजी देते हैं। अरे बलराम भाई, बड़े दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं तुम्हारे। तुम तो ईद के चांद हो गए थे। वाह वाह श्याम भाई, खुद तो तुम घर से बाहर नहीं निकले और हमें ईद का चांद कह रहे हो। अरे हम तो गरजती बारिश में भी अपना ठेला खोले तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और तुम हमसे ही उल्टी शिकायतें कर रहे हो। ये अच्छा है भाई, खुद ही गलती करो और इल्जाम दूसरों पर थोप दो। वाह भाई वाह। हाँ हाँ भाई, मान लिया हमारी ही गलती थी। हम ही बारिश में आलसी बन जाते हैं। लेकिन अब ये सब छोड़ो और जल्दी से गर्मा गर्म पाव भाजी खिलाओ, तभी बात बनेगी। हाँ हाँ भाई, तुम्हारे लिए भी बन रही है, बस कुछ ही सेकंड रुक जाओ। वाह बलराम भाई, तुम्हारी पाव भाजी खाकर तो आज दिन बन गया। सच कहूं, अगर तुम्हारी पाव भाजी ना खाऊं तो लगता है जैसे दिन ही अधूरा रह गया हो। ये लो अपनी पाव भाजी के पैसे। वाह चाचा, क्या स्वाद है, लाजवाब। आपने तो कमाल की पाव भाजी बनाई है और अगर इतनी ही गर्मा गर्म मिले तो इसका मजा ही कुछ और है। इधर बलराम बारिश खत्म होने के बाद खुशी खुशी ग्राहकों को पाव भाजी खिला रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि कोई उसके ठेले को बर्बाद करने की योजना बना रहा है। ये है चंदू। चंदू ने आज ही अपना चाट का ठेला खोला है
लेकिन उसका ठेला बिल्कुल खाली पड़ा है। एक मक्खी भी उसके ठेले पर नहीं भिनभिना रही। इसके पीछे का कारण नरेंद्र मोदी है। नहीं, बलराम पाव भाजी वाला है। जी हाँ, बलराम काका की स्वादिष्ट पाव भाजी के कारण कोई भी व्यक्ति चंदू के चाट के ठेले पर नहीं जा रहा था। इसी वजह से चंदू बलराम के ठेले को बर्बाद करने का उपाय सोचने लगा। मुझे कैसे भी करके इस बूढ़े को यहाँ से हटाना होगा, तभी मेरा ठेला चल सकेगा। नहीं तो जिस तरह की भीड़ इस बूढ़े की पाव भाजी के ठेले पर लगी रहती है, वैसे में मेरे ठेले पर तो एक भी ग्राहक नहीं आएगा। नहीं, कुछ तो करना होगा उस बूढ़े का। चंदू ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसका दोस्त वहाँ आ जाता है और कहता है, अरे क्यों भाई चंदू, नया चाट का ठेला खोल लिया और पार्टी भी नहीं दी साले। अरे कैसी पार्टी बे, यहाँ खुद के 12 बजे हुए हैं। उस बुढ़े की वजह से कोई मेरे ठेले पर नहीं आ रहा और तुझे पार्टी की पड़ी है। हाँ, बात तो तेरी सही है, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि बलराम काका पाव भाजी बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो तेरा क्या मन है, मैं अपना ठेला बंद करके घर पे बैठ जाऊं इस बुढ़े की वजह से? नहीं, तू चला अपना ठेला, मुझे क्या दिक्कत है। मैं तो बस बता रहा था कि कंपटीशन काफी तगड़ा है। यार कोई आइडिया बताना ताकि इस बुढ़े को यहाँ से हटा सकूं। कब से दिमाग खपा रहा हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उसका दोस्त कुछ देर सोचता है। देख, आइडिया तो अच्छा है, पर 4 से 5,000 रुपए लगेंगे, लेकिन गारंटी है कि काम हो जाएगा। इस बुढ़े से तुझे तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। अरे भाई तू बस आइडिया बताना, मैं 10,000 देने को भी तैयार हूँ। इसके बाद उसका दोस्त उसे अपना आइडिया बताता है। हाँ भाई, आइडिया तो काम का है। अगर वे लोग मान गए तो इस बूढ़े का काम कल ही तमाम कर देंगे हम लोग। अगले दिन बलराम ने अभी अपना ठेला खोला ही होता है कि तभी दूसरी तरफ से कुछ पुलिस वाले वहां आते हैं। सुन बुढ़े, हमें सूचना मिली है कि तुम बासी और खराब सब्जियों तथा सड़े हुए पाँव का प्रयोग करते हो। जी नहीं साहब, मैं तो बिल्कुल अच्छी सब्जियां और ताजे पाव का प्रयोग करता हूँ। चाहे तो आप खुद खाकर देख सकते हैं। इसके बाद बलराम पुलिस को पाव भाजी देता है। छी छी छी, क्या घटिया स्वाद है, बिल्कुल सड़ी हुई सब्जियों जैसा। और ये पाँव ऐसा लग रहा है जैसे बरसों पुराना हो। तुम्हारा ठेला यहीं सीज किया जाता है। कल से तुम ये ठेला नहीं लगा सकते और ना ही किसी भी चीज का ठेला लगा पाओगे, समझे तुम? साहब जी, लेकिन ये तो सरासर अन्याय है। मैं दूसरी चीज का ठेला क्यों नहीं लगा सकता? आखिर ये कहाँ का नियम है? ये हमारा नियम है और तुम्हें इसे मानना पड़ेगा। अगर नहीं माना तो उठाकर सीधे जेल में डाल देंगे, समझे कि नहीं? अब हमसे बहस मत करो। साहब जी, ऐसा मत कीजिए। मैं और मेरी पत्नी इसी ठेले के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं। अगर ये ठेला ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? और आपने तो दूसरा ठेला लगाने को भी मना किया है, तो हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? ये बात तो तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी, खराब सब्जियां और सड़े हुए पाँव इस्तेमाल करने से पहले। इसके बाद पुलिस बलराम की एक भी बात सुने बिना वहां से चली जाती है। बलराम रोते हुए वहीं बैठ जाता है। शाम को जब बलराम घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ जी? आप इतने दुखी क्यों दिख रहे हो? बलराम उसे सारी घटना बताता है। लेकिन ये तो सरासर अन्याय है। आखिर कोई जबरदस्ती हमारा ठेला कैसे बंद करवा सकता है? हम गरीब लोग क्या कर सकते हैं सावित्री? अब तो कल से कहीं मजदूरी का काम करने जाना होगा, तभी हमारा गुजारा हो सकता है। दूसरी तरफ हमें चंदू को दिखाया जाता है। अरे सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मेरी मदद की है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अरे भाई, ऐसे छोटे मोटे ठेले वालों को हटाना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। जी सर, मैं समझता हूँ, इसलिए तो मैंने आपसे संपर्क किया था। वो सब तो ठीक है, लेकिन मिठाई मेरे दफ्तर पहुंचा देना।
टेबल के नीचे वाली। समझे कि नहीं? जी जी सर, मैं बिल्कुल समझ गया। आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। इस तरह चंदू ने पुलिस वाले को घूस खिलाकर बलराम का ठेला वहाँ से हटवा दिया। लेकिन कहते हैं ना, जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता जरूर खुल जाता है। इसी के अगले दिन एक बड़ी सी कार बलराम के घर के बाहर आकर रुकती है। उसमें से वही मुसाफिर बाहर निकलता है जिसकी बलराम ने बारिश वाले दिन मदद की थी। अरे काका, आपके हाथ की पाव भाजी मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। क्या स्वाद था उसका, लाजवाब। धन्यवाद बेटा। लेकिन तुम इस गांव में किसी काम से आए हो क्या? हाँ काका, दरअसल शहर में मेरा भी एक छोटा सा होटल है जिसे मेरी पत्नी चलाती है। वहाँ हर तरह का खाना मिलता है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना आप मेरे साथ शहर चलें और मेरे होटल में शेफ का काम करें। इससे मुझ पर आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। लेकिन बेटा, मुझे शहर के होटल के बारे में कुछ नहीं पता है। वहाँ कैसे काम होता है, कैसे खाना बनता है, ये सब कुछ भी तो नहीं पता है मुझे। काका, आपको कुछ नहीं करना है, बस वहाँ किचन में पाव भाजी तैयार करनी है। रहने और खाने की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है बेटा। वैसे भी इस गांव में अब मेरे लिए कुछ बचा नहीं है। इसके बाद बलराम और सावित्री उस मुसाफिर के साथ शहर के लिए निकल पड़ते हैं।